इसको स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ देख सकते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये साइकिल्स के बारे में नोट में हमने क्या क्या लिखा है। तो अब चलते हैं नोट पे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज दो तरह से होता है कंप्लीट, फर्स्ट लाइटिक एंड सेकंड लाइसोजेनिक साइकिल की हेल्प से। यहाँ हम दोनों साइकिल के बारे में नोट में क्या गिवन है उसे देखेंगे। लाइटिक साइकिल, इसमें क्या है कि वायरल इन्फेक्शन फॉलोड बाय लाइसिस ऑफ होस्ट सेल। बताया जा रहा है कि जब वायरस इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरियल सेल पे, दैट इज होस्ट सेल पे, तो होस्ट सेल का एट लास्ट लाइसिस हो जाता है, वो होस्ट सेल ब्रेक हो जाती है एंड न्यू इन्फेक्टिव फेजेस रिलीज होते हैं। ऐसे फेजेस को हम वायरुलेंट फेज कहते हैं, फॉर एग्जांपल T2 एंड ऑल टी इवेंट फेजेस, जिन्हें कोलाई फेजेस भी कहा जाता है अगर वो ई कोलाई बैक्टीरिया, इशर्किया कोलाई बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करते हैं। सेकेंड वन जो साइकिल है वो है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जो बैक्टीरिया का लाइसिस है वो दुर्लभ स्थिति में ही होता है, रेयरली इन्फेक्शन के बाद बैक्टीरियल सेल का लाइसिस होता है। इसलिए लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेजेस इन्फेक्शन करते हैं उन फेजेस को टेम्परेट फेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लैम्डा फेज एंड P1 फेजेस, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेम्परेट फेजेस के। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट वन, दैट इज लाइटिक साइकिल। एज मैंशनड अर्लियर, लाइटिक साइकिल जिसमें वायरुलेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, फॉर एग्जांपल T2 फेज की इस नोट में हम बात करेंगे। देखिए लाइटिक साइकिल को मास्टर स्लेव रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वायरस जो होता है वो एज अ मास्टर एक्ट करता है और जो बैक्टीरियल सेल है उसे स्लेव बना के रखता है। ठीक है, लाइटिक साइकिल इन्वॉल्व करता है ये फॉलोइंग स्टेप्स, जो कि 5 स्टेप्स हैं फिगर 2 में हमने जो देखा। फर्स्ट वन अटैचमेंट या जिसे एड्जॉर्प्शन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि अटैचमेंट हो जाता है फेज का टू बैक्टीरियल दैट इज होस्ट सेल पे। सेकंड पेनेट्रेशन या जिसे इंजेक्शन कहते हैं। इस दौरान वायरल जेनेटिक मटेरियल जो होता है DNA होस्ट सेल में इंजेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेप रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस या इसे एक्लिप्स पीरियड कहते हैं। इस दौरान न्यू फेजेस का सिंथेसिस होता है, जैसे उनका DNA एंड प्रोटीन जो कोट है वो सिंथेसाइज होता है। फोर्थ स्टेप इज असेंबली या पैकेजिंग कहा जाता है। इस दौरान पैकेजिंग होता है फेज DNA का प्रोटीन कोट के साथ। मीन्स जो फेज DNA होता है ये प्रोटीन कोट में पैक हो जाता है और एक न्यू फेज बन के तैयार होता है असेंबली वाली स्टेप में। एंड फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो है वो है लाइसिस। इससे बर्स्टिंग या डेथ ऑफ होस्ट या रिलीज या लिब्रेशन इस स्टेप के नाम है। इस दौरान होस्ट सेल का लाइसिस होता है और रिलीज होते हैं प्रोजेनी फेजेस। प्रोजेनी मीन्स डॉटर सेल्स कह सकते हैं, फेजेस के डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज होते हैं। सच फेजेस कॉल्ड एज वायरुलेंट या लाइटिक फेजेस, ऐसे फेजेस को कहा जाता है क्योंकि ये होस्ट सेल को जब इन्फेक्ट करते हैं तो लास्ट में उनका लाइसिस हो जाता है। मीन्स होस्ट सेल्स का लाइसिस हो जाता है, वो ब्रेक कर जाते हैं, बर्स्ट कर जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स का डेथ हो जाता है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, हम इन स्टेप्स को डिटेल में देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप है अटैचमेंट। इस स्टेप में जानेंगे कि क्या फेज जो होस्ट है बैक्टीरियम उसकी बॉडी पे कहीं भी जाके चिपक जाएगा, अटैच कर जाएगा और इन्फेक्शन फैला देगा उसकी बॉडी में। तो आंसर है नहीं, नो। ठीक है, होता क्या है कि फेज का होस्ट के साथ कुछ इस तरह से म्यूचुअल एफिनिटी होती है कि फेज बैक्टीरियल बॉडी में इन्फेक्शन एक फिक्स्ड प्लेस या एक फिक्स्ड पोजीशन से ही फैला सकता है। इस प्लेस को जो है स्पेसिफिक साइट को रिसेप्टर साइट कहा जाता है। रिसेप्टर साइट ही वो जगह होती है बैक्टीरियल सेल पे या बैक्टीरियल सेल वॉल के सरफेस पे जहाँ एक स्पेसिफिक फेज आके इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, आगे इसको डिटेल में बताया गया है कि जो फेज का टेल होता है, फेज की टेल पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है, इसे पायलट प्रोटीन या एड्जॉर्प्शन प्रोटीन कहा जाता है। ये फेज के अटैचमेंट को फैसिलिटेट करता है, इसमें इसको अटैचमेंट को सुगम बनाता है। ये टेल, ये फेज टेल जो है होस्ट सरफेस के उस पार्ट पे जाके अटैच होता है जहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, जिसे रिसेप्टर साइट कहा जाता है ऑन द होस्ट सरफेस। मतलब सेल वॉल पे रिसेप्टर साइट होती है, होस्ट का जो सरफेस है या सेल वॉल है उस पर रिसेप्टर साइट पे ही जाके कोई स्पेसिफिक जो फेज़ है वो जाके अटैच कर सकता है, क्योंकि उस फेज़ के टेल पे भी एक प्रोटीन पाई जाती है, पायलट प्रोटीन। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक होती हैं कि एक स्पेसिफिक साइट पे ही जाके जो फेज़ है वो इन्फेक्शन फैला सकता है। तो ये स्टेप था अटैचमेंट। देखते हैं हम सेकंड स्टेप इंजेक्शन। इंजेक्शन पॉइंट को आप जो फिगर नंबर 3 था जब उसे देखेंगे तो और बेहतर तरह से समझेंगे।
एक बार फेज जो है पॉसिबल होस्ट पे जब अटैच कर जाता है तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इंजेक्शन होता है, ठीक है, कि अपने जो फेज है वो अपना डीएनए किसी तरह से बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर जो है एंटर करा दे अपना डीएनए। तो ये होता कैसे है, ये एक हॉलो कोर जो फेज टेल में होता है वो हॉलो कोर बैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट कराने की वजह से होता है। तो फेज डीएनए एंटर करता है एक होल के द्वारा जो पंच कर दिया जाता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। यहाँ बताया गया कि या तो जो टेल का आउटर सेट है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से, उसके सिकुड़ने की वजह से ये होल फॉर्म होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में, या तो एक एंजाइम है, नाम है उसका लाइसोजाइम एंजाइम, इस एंजाइम के एक्शन के द्वारा होल फॉर्मेशन होता है, या तो ये दोनों एक्शन साथ में होते हैं, इसकी वजह से भी बैक्टीरियल सेल वॉल में ये होल फॉर्म हो जाता है, जिस होल से होके फेज का डीएनए बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है एंटर कर जाता है। और एक बार जब फेज का डीएनए एंटर कर गया तो बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट होता है या कैप्सिड होता है होस्ट सेल जो कि बैक्टीरियल सेल है उसके बाहर ही रह जाता है, और इस होस्ट सेल को, प्रोटीन कोट की जो सेल है, इसे घोस्ट कहा जाता है, क्योंकि अब ये इसके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि ये दूसरे किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन कॉज कर सके, क्योंकि इसका डीएनए तो बैक्टीरियल सेल के अंदर चला गया और बाहर बचा हुआ जो प्रोटीन कोट है उसे ही यहाँ पे घोस्ट बताया जा रहा है। ओके, बैक्टीरियम जो इन्फेक्टेड हो चुका है किसी एक बैक्टीरिया से, सपोज T2 फेज ने अटैक किया है, अब ये बैक्टीरियम सेम टाइप ऑफ T2 फेज के इन्फेक्शन से इम्यून हो जाता है, मीन्स अब सेम टाइप ऑफ T2 फेज इस बैक्टीरियम पे इन्फेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो ये था स्टेप इंजेक्शन। देन हम देखेंगे थर्ड स्टेप, दैट इज सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन। यहाँ पे होगा क्या कि जो फेज का डीएनए है एक बार एंटर कर गया तो ये फेज जीन जो होंगे वो पूरा जो होस्ट सेल है इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी पे टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है, कंट्रोल कर लेंगे, और उस बैक्टीरियल सेल को डायरेक्ट करेंगे कि अब ये इन्फेक्टेड वायरस, जो वायरस इन्फेक्ट किया हुआ है उसके बॉडी पार्ट्स को जनरेट करे, उसके बॉडी पार्ट्स को प्रोड्यूस करे, ठीक है। हालांकि जो होस्ट सेल होती है वो इन्वायरमेंट से अपना जो एनर्जी चाहिए होता है या जो भी रॉ मटेरियल उसे लेना होता है अपने लाइफ को एग्जिस्ट कर बनाए रखने के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं करता रहता है, बट अब अपने बॉडी पे उसका ज़्यादा कंट्रोल नहीं रह जाता। अब कंट्रोल कौन करता है, तो फेज का जीन या फेज डीएनए जो है कंट्रोल दिखाता है। तो द फेज जीन अलाउ ओनली वायरल कंपोनेंट्स टू बी बिल्ड। क्योंकि फेज जीन पूरा कंट्रोल कर चुका होता है बैक्टीरियल सेल पे, तो अब फेज जीन वायरल कंपोनेंट बनाने के लिए ही अलाउ करता है बैक्टीरियल सेल को। मीन्स बैक्टीरियल सेल खुद के कंपोनेंट्स, खुद की ग्रोथ के लिए कुछ नहीं करेगा, ये जो भी करेगा वो वायरल कंपोनेंट्स को बिल्ड करने के लिए ही करेगा। मीन्स फेज डीएनए पूरी तरह से बैक्टीरियल सेल बॉडी पे टेक ओवर कर चुका है। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि होस्ट डीएनएज एबिलिटी टू कंट्रोल इट्स सेल लॉस्ट और डीएनए इटसेल्फ कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, कि होस्ट डीएनए जो है उसका कंट्रोल तो छूट ही गया अपनी बॉडी से, डीएनए भी, जो होस्ट का डीएनए होता है वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो जाता है इन सम कंडीशंस, ठीक है, या मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में कह सकते हैं। देखिए, रेप्लिकेशन के दौरान फेज डीएनए जो है ये एक सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म फॉलो करता है। क्या होता है इस मैकेनिज्म में कि जो फेज डीएनए का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है, फेज डीएनए का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट होता है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि फेज डीएनए का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और कुछ जो डीएनए का पार्ट होता है वो वर्क करता है एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए। कुछ जो फेज डीएनए है वो एमआरएनए के फॉर्मेशन के लिए एज अ टेम्पलेट वर्क करते हैं, और एमआरएनए जो है फर्दर है डायरेक्ट करते हैं होस्ट सेल को, लाइक हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन देते हैं ये, ताकि होस्ट सेल जो है वो फेज के प्रोटीन्स को बनाए, जिन प्रोटीन्स को लेट प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन्स जो हैं लास्ट में बनते हैं। आगे देखेंगे असेंबली। असेंबली प्रोसेस जो है, क्योंकि अब सिंथेसाइज हो चुकी है बॉडी तो असेंबल होगी बॉडी, ठीक है। असेंबली को पैकेजिंग भी कहा जाता है। एक्चुअल में असेंबली वर्ड जो है असेंबल से बना हुआ है। असेंबल मीन्स होता है क्या, किसी चीज़ को जोड़ना या इकट्ठा करना, ऐसा कह सकते हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को जोड़ के एक कंप्लीट बॉडी पार्ट बनाना, ठीक है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है, असेंबली किस चीज़ का होता है, तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का होता है। प्रोटीन जिन्हें लेट प्रोटीन बताया गया है, तो इन दोनों का असेंबली होता है एक न्यू फेज पार्टिकल बनाने के लिए। इस प्रोसेस को मैच्यूरेशन कहते हैं, जहाँ पे असेंबली होती है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का और नए फेज पार्टिकल्स फॉर्म होते हैं, इसे मैच्यूरेशन कहते हैं।
तो जो फर्स्ट स्टेप है मैच्योरेशन का, उस दौरान होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, फेज का न्यूक्लिक एसिड, वो कंडेंस होता है और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है। फिर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो बनने वाली प्रोटीन होगी, वो प्रोटीन एग्रीगेट होती हैं, एक जगह इकट्ठा होती हैं इस क्रिस्टलाइन फॉर्म डीएनए के चारों तरफ, और हेड का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से फेज का हेड बनता है, क्योंकि हेड के अंदर क्रिस्टलाइन फॉर्म में डीएनए होता है जो कवर्ड होता है प्रोटीन कोट से। ओके, तो इसी दौरान होता क्या है कि जो टेल की असेंबली है वो भी स्टार्ट हो जाती है। असेंबली मीन्स टेल के पार्ट्स भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं। टेल के असेंबली में सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोर ट्यूब जो है वो टेल प्लेट के साथ जुड़ती है। फिर कोर ट्यूब के चारों तरफ जो है सेथ का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये सारे पार्ट जो हैं प्रोटीन से ही बने हुए हैं, तो कोर ट्यूब के चारों तरफ सेथ का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड देन जो ये टेल प्लेट है, इसके बेस पे टेल फाइबर्स आके जुड़ जाते हैं, और ये जो है लास्ट स्टेप रहता है इसका। यहाँ टेल प्लेट से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, टेल प्लेट को ही एंड प्लेट कहा जाता है, जो फिगर में हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था, क्योंकि बैक्टीरियोफेज के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा था उस वीडियो में। उस वीडियो में जो है स्ट्रक्चर के बारे में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में हमने देखा था। तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हैं। यहाँ हम आते हैं असेंबली के बाद, जो कि लास्ट स्टेप है, दैट इज़ रिलीज, या इसे लाइसिस भी कहते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया गया आपको, ये साइकिल 30 to 90 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। पर मिनट 7 to 8 फेज पार्टिकल्स बनते हैं। लाइसिस को फैसिलिटेट किया जाता है लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा है। ये एंजाइम फेज जो है वो सिक्रेट करते हैं, फेज डीएनए सिक्रेट करता है होस्ट सेल के अंदर, और इसी के फलस्वरूप होस्ट सेल जो है वो ब्रेक हो जाता है और सारे फेज, न्यू फेज पार्टिकल जो है वो रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके आपका जो है कंप्लीट होता है लाइटिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में क्या अंतर है इससे, आइए समझते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो लंबी ज़रूर बन गई है, बट इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट जो है नॉलेज इस दोनों साइकिल के बारे में, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में मिलेगा। बैक्टीरियोफेज की ये दोनों साइकिल्स के बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम लाइसोजेनिक साइकिल को। जैसा लाइटिक साइकिल में बताया गया था कि लाइटिक साइकिल में मास्टर एंड स्लेव रिलेशन दिखाया जा रहा था, जहाँ जो फेज होता है वो एज अ मास्टर वर्क करता है और बैक्टीरियल सेल जो होती है एज अ स्लेव। ठीक है, यहाँ लाइसोजेनिक साइकिल में गेस्ट होस्ट का रिलेशन होता है। गेस्ट कौन होता है, तो ये जो फेज है, क्योंकि हम लाइसोजेनिक साइकिल में टेम्परेट फेजेस की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लेमडा फेज को हम लेके चलेंगे, तो लेमडा फेज एज अ गेस्ट यहाँ होता है और होस्ट के तौर पे होता है बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में आप ई कोलाई सेल को एज एग्जांपल ले सकते हैं। इसके भी डायग्राम को हमने देखा था, तो फिगर नंबर 2 आप देख सकते हैं फिर से। लाइसोजेनिक साइकिल जो है ये, इसमें डिलेड लाइसिस होता है, या लाइसिस होता ही नहीं है कुछ कंडीशंस में। डिलेड लाइसिस का मतलब ये है कि बैक्टीरियल सेल कुछ समय तक ब्रेक नहीं होगी जब तक कि जो फेज़ है वो एक्टिव नहीं हो जाता। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में जब तक बैक्टीरियल जो डीएनए है उसके साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में रहता है, प्रोफेज के फॉर्म में रहता है, तब तक तो लाइसिस नहीं होगा। देखते हैं आगे कि इन लाइसोजेनिक साइकिल द फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट सेल डीएनए। देखिए बताया जा रहा है कि लाइसोजेनिक साइकिल में जो फेज डीएनए हो जाता है ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है होस्ट सेल के डीएनए से, मीन्स बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़ जाता है। और जब जब होस्ट सेल मल्टीप्लाई करता है तो उसके साथ ही फेज का न्यूक्लिक एसिड भी मल्टीप्लाई करता है, और इस तरह से जो फेजेस मल्टीप्लाई होकर बनते हैं, इन फेजेस को लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज कहा जाता है, जबकि होस्ट सेल को लाइसोजेनिक सेल्स कहा जाता है। होस्ट सेल मीन्स बैक्टीरियल सेल को लाइसोजेनिक सेल कहा जाएगा, जबकि ये फेजेस जो इस बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट कर रहे हैं और लाइसिस नहीं करा रहे हैं, इन फेजेस को लाइसोजेनिक फेज या टेम्परेट फेज कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लैम्डा को लिया है। ठीक है, देखिए लाइसोजेनिक साइकिल को लाइसोजेनी भी कहते हैं। तो लाइसोजेनी में क्या हो रहा है कि अटैचमेंट और इंजेक्शन जो फर्स्ट 2 स्टेप्स थे वो तो कॉमन है। ठीक है, ये क्वाइट सिमिलर होते हैं लाइटिक साइकिल के जैसे ही, बट इंजेक्शन के बाद का प्रोसेस जो है लाइसोजेनिक साइकिल में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट है कि ये बात तो पहले से ही क्लियर है कि जो फेजेस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल बॉडी पे एक फिक्स साइट पे ही जाके अटैच होते हैं, जिस साइट को रिसेप्टर साइट कहा जाता है। ठीक है, ये रिसेप्टर साइट पे ही कंप्लीट होता है हर एक फेज़ का बैक्टीरियल के साथ अटैचमेंट और इंजेक्शन का प्रोसेस। अब इंजेक्शन के बाद क्या होता है वो आगे देखेंगे कि फेज़ जैसे ही इंजेक्ट करता है अपना डीएनए होस्ट सेल में, तो लाइसोजेनिक साइकिल में लीनियर फेज डीएनए जो होता है, रेखीय फेज डीएनए कुछ ऐसा, वो सर्कुलर हो जाता है। कैसा हो जाता है? सर्कुलर। हमने फिगर नंबर 2 में देखा था।
और डीएनए सर्कुलर होने के बाद ये फेज डीएनए इंटीग्रेट हो जाता है, जुड़ जाता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से। फिगर में देखने पे क्लियर होगा कि ये जो फेज डीएनए है जब ये इंसर्ट कर जाता है बैक्टीरियल सेल में इन लाइसोजेनिक साइकिल, तो इंसर्ट करने के बाद मीन्स फेज डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ जब इंटीग्रेट कर जाता है तो फेज डीएनए को प्रोफेज कहा जाता है। इंसर्टेड फेज डीएनए इज कॉल्ड एज प्रोफेज। ठीक है। अब फेज जीन जो है ये देन सिंथेसाइज करती है एक प्रोटीन जिसे रिप्रेसर प्रोटीन कहा जाता है। देखिए ये वही प्रोटीन है रिप्रेसर प्रोटीन जिसकी वजह से फेज जीन का जो फर्दर फंक्शन होता है कि एक्सटेंसिवली जो सिंथेसिस होने लगता है नए नए फेजेस का होस्ट सेल में, जिसके बाद लास्ट स्टेप हो जाता है लाइसिस लाइटिक साइकिल में। तो ऐसे फंक्शन को फेज के ऐसे फंक्शन को कि वो एक्सटेंसिवली सिंथेसिस ना करे नए नए फेजेस का, इसके लिए ये फेज जीन एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं कॉल्ड रिप्रेसर प्रोटीन। ये प्रोटीन्स रिप्रेस कर देते हैं मीन्स ये टर्न ऑफ कर देते हैं, रोक देते हैं फेज के फर्दर एक्टिविटी को। ठीक है। फेज जीन आगे की ओर एक्टिविटी ना कर पाए मीन्स अपने जनसंख्या को बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ाए, इस चीज़ को रोकता है रिप्रेसर प्रोटीन। आगे देखेंगे कि रिप्रेसर प्रोटीन जनरेट होने की वजह से या सिंथेसाइज होने की वजह से एक्सटेंसिव सिंथेसिस नए नए फेजेस का होस्ट सेल में ये रुक जाता है। हालांकि हर बार जो बैक्टीरियल सेल है जब जब डिवाइड होता है नॉर्मली, तो प्रोफेज जो है मीन्स फेज का डीएनए वो भी मल्टीप्लाई होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ साथ। तो इस तरह से फेजेस की संख्या भी बढ़ रही है और जो बैक्टीरियल सेल है वो भी डिवाइड हो रहा है, उनकी भी संख्या बढ़ रही है। इसलिए लाइसोजेनिक साइकिल को गेस्ट होस्ट रिलेशन भी कहा जाता है। ओके। बट शांत जो अभी दिखाई दे रहा है लाइसोजेनिक पीरियड या लाइसोजेनिक साइकिल, ये कुछ शॉक की वजह से या कुछ एक्सपोजर की वजह से, एक्सपोजर कैसा, तो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है। ये क्या क्या एक्सपोजर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप के शॉक हैं वो देखते हैं कि टेम्परेचर में चेंज हो गया, यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गया ये होस्ट सेल, या सर्टेन केमिकल के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि देखिए ये एक्सपोजर या कहें इन्वायरमेंटल जो शॉक्स होते हैं, इसकी वजह से वो रिप्रेसर प्रोटीन जो फेज़ खुद रिलीज़ किया था, फेज़ का जीन रिलीज़ किया था ताकि फेज़ अपनी फर्दर एक्टिविटी ना कर सके या एक्सटेंसिवली अपनी संख्या को ना बढ़ा सके, इस रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव कर दिया जाता है। ये कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से या इन्वायरमेंटल जो शॉक्स होते हैं उसकी वजह से, या कुछ सर्टेन केमिकल की वजह से भी हो सकता है। अगर इन केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में ये होस्ट सेल आ जाए तो रिप्रेसर प्रोटीन के इनएक्टिव होने के बाद ये फेज़ जो है अब जो बैक्टीरियल डीएनए है उससे अलग हो जाता है, जिसे कहा जाता है एक्सीजन। ठीक है, लिखा गया है कि विच लेड टू द एक्सीजन ऑफ फेज डीएनए फ्रॉम होस्ट डीएनए। होस्ट के डीएनए से ये बिल्कुल अलग हो जाता है एंड इनिशिएट कर देता है लाइटिक साइकिल। और लाइटिक साइकिल में तो आपको पता ही है कि एट द लास्ट जो बैक्टीरियल सेल है उसका लाइसिस हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, डेड कर जाता है। तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है लाइसोजेनिक साइकिल। आप इस वीडियो के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो कैसा लगा, और प्रीवियस वीडियो जो कि बैक्टीरियो फेज के ऊपर ही है उसकी स्ट्रक्चर और टाइप्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।